हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इस क्लास को लेकर के प्यारे बच्चों एक्साइटेड होंगे कि गुरुजी बहुत दिनों के बाद फिर से आज बायोलॉजी स्टार्ट होने जा रहा है। और प्यारे बच्चों साइंस, एक तो यूँ कह लें कि साइंस के लिए बहुत दिनों से आप लोग ललायित थे कि गुरुजी साइंस कब होगा, साइंस कब होगा, साइंस कब होगा। और प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे मन के साथ, बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। और हम लोग मिलकर के बच्चों अब साइंस पढ़ेंगे। और आप लोग कहेंगे कि गुरुदेव बस इसी दिन का तो हमें इंतजार था कि साइंस इस तरह से हम लोग कब पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए क्लास में। आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिल से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों क्लास शुरू करें इसके पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा चाहूंगा कि आप सभी लोग इस क्लास को पहले अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, सबके पास एक बार शेयर जरूर कीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने स्टोरी में, अपने स्टेटस में, सब लोग एक बार शेयर कीजिए। अगर 2500 बच्चे यहाँ लाइव हैं तो बच्चों 2500 बच्चे और 2500 बच्चों को शेयर करेंगे तो बच्चों 5000 बच्चे जुड़ सकते हैं। तो सब लोग पूरा दम लगा दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और एक बार मेरे बच्चे सभी लोग इस क्लास को लाइक भी कर दीजिए। ये क्लास काफी लंबा होने वाला है, लगभग मान लीजिए कि 1.5 पौने 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का ये क्लास होने वाला है। इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोग कुछ पानी उनी पास में रख लीजिए, कुछ खाना पीना है तो भाई रख लीजिए, बीच बीच में खाते पीते रहिएगा, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आप लोगों को इस काम के लिए हम 30 सेकंड का समय देते हैं। जल्दी से शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और जाइए आपके फ़ोन में जितने भी दोस्त हैं सबके पास जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और सबको बुला लीजिए बच्चों कि भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, यूट्यूब पर आज तहलका मचने वाला है। सब लोग सेशन को लाइक भी करेंगे। अभी 2000 लाइक्स पूरे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ 3000 बच्चे लाइव में हैं। सबको भाई जल्दी जल्दी शेयर कर दो, क्लास को कर दिया। चलिए अगर बच्चों आप लोगों ने ये 2 चीज पूरा कर दिया है तो प्यारा सा एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव कथा प्रारंभ किया जाए, कथा प्रारंभ किया जाए। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं चैप्टर का नाम यहाँ बच्चों श्वसन लिखा गया है और बहुत सारे बच्चे श्वसन गलत लिख देते हैं। ये तालब श आधा होता है और फिर व होता है और दंत सौ और नौ होता है, तो श्वसन ऐसे लिखना है। हमेशा याद रहना चाहिए कि बच्चों श्वसन हम ऐसे लिखते हैं, है ना। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? तो बच्चों इंग्लिश में हम इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 है। हो सकता है बच्चों कि लेक्चर नंबर 1 में ही खत्म ना हो जाए, मुझे इस बात का भी डर लग रहा है। बायोलॉजी चैप्टर 2 बच्चों, है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। प्यारा सा मोटिवेशन है, आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप आज कर रहे हैं। आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप आज कर रहे हैं। उठिए, अपने आज को बेहतर बनाकर अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। यानी हम जो कुछ भी आज करते हैं उससे हमारा भविष्य कनेक्टेड है बच्चों। तो भविष्य में हमारी चिंताएं ये हैं कि जब मार्च महीना में मेरे बच्चे, जब अप्रैल महीना में 2026 में रिजल्ट आता है मैट्रिक का, तो उस समय रिजल्ट कितना होना चाहिए एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जब अप्रैल महीने में रिजल्ट निकले बच्चों तो रिजल्ट कितना होना चाहिए। तो गुरुदेव रिजल्ट होना चाहिए 450 प्लस। किसी भी हाल में जो रिजल्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 450 प्लस होना चाहिए। आइए बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत चल रही है, हिंदी का नोट्स लिख रहे हैं। बहुत प्यारा नोट्स है जो आप लोगों को मिलने वाला है। पर किन बच्चों को मिलेगा ये नोट्स बताइए कमेंट बॉक्स में। जो बच्चे इस बैच में जुड़े हुए हैं, इस बैच का नाम बताइए, क्या नाम है बच्चों? ड्रीम 450 प्लस बैच है। हम आपका एक आध कट्ठा जमीन नहीं मांगते हैं, कोई 10,000 का हमारा कोर्स नहीं है, बहुत ही सस्ता कोर्स है बच्चों। जो आप एक विषय भी जिसमें नहीं पढ़ सकते हैं, आप मात्र 749 रुपए में। जो भी बच्चे इस बैच में ज्वाइन है ऐप के अंदर, उन्हें बच्चों बहुत ही जल्दी हिंदी का पूरा नोट्स मिलने वाला है, क्योंकि हम इस पर कल से ही काम शुरू कर दिए हैं और लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। बस 1 से 2 दिन के अंदर आपका पूरा लिखा जाएगा और आपको नोट्स मिल जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। हम संस्था का नंबर दे देते हैं, आप कॉल करके
7700879453। कॉल करके भी आप जुड़ सकते हैं भैया, 749 रुपये पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों जैव प्रक्रम की, मेरे बच्चे जब हम जैव प्रक्रम की बात करते हैं, जैव प्रक्रम की बात करते हैं तो जैव प्रक्रम के अंदर कितना चैप्टर आता है बताओ? एनसीईआरटी कहता है ना मेरे बच्चे, जैव प्रक्रम के अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरे बच्चे सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था पोषण, और पोषण पढ़ा करके ही हम छोड़ दिए थे। और उसके बाद बच्चों हमें पढ़ना है श्वसन, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। श्वसन के बाद हम लोग बच्चों 1-2 दिन के बाद पढ़ेंगे परिवहन, और उसके बाद उसके 1-2 दिन बाद पढ़ेंगे मेरे बच्चे उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे श्वसन जो हमारा जैव प्रक्रम है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है बच्चों पोषण, फिर है बच्चों श्वसन, फिर है बच्चों परिवहन, और फिर है बच्चों उत्सर्जन। आप समझेंगे कि अगर हम अदर बुक की बात करें, एनसीईआरटी इन सबको क्या मानता है? 1 मानता है या 4 मानता है? मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखना। एनसीईआरटी इसको क्या मानता है मेरे बच्चे? जिससे हमारा सीबीएसई पैटर्न चलता है, जो हमारे केंद्र में, जो पूरे देश में जो बुक चलता है एनसीईआरटी, वो इसको क्या मानता है? वो इसको मानता है ये एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर है। पर हम लोग अलग अलग बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं भैया पोषण एगो अलग चैप्टर हो लो, श्वसन अलग चैप्टर हुआ, परिवहन अलग चैप्टर हुआ, और उत्सर्जन अलग चैप्टर हुआ। ठीक है ना? तो हम लोगों के अनुसार से ये चैप्टर 4 हो जाता है। तो बच्चों पोषण में हम लोग क्या सीखे थे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहला कमेंट किसका आता है? अजीत कुमार जी, दीपक कुमार जी, दीपेश कुमार, मुन्ना कुमार, साक्षी कुमारी, दिलखुश कुमार, रविंद्र कुमार, बताइए कि हम लोग पोषण चैप्टर के अंदर क्या सीखे थे? बच्चों पोषण चैप्टर के अंदर हम लोग सीखे थे कि बच्चों हमें ऊर्जा के लिए, हमें बच्चों जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? हमें जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? हमें जीवित रहने के लिए बच्चों, जीवित रहने के लिए बच्चों हमें हमें पोषण, हमें पोषण अर्थात अपने देहाती भाषा में बोलें तो भोजन की आवश्यकता है। क्या है? भोजन की आवश्यकता है। हम लोग पढ़ रहे थे कि मेरे बच्चे हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और जो भोजन हम लोग करते हैं इस भोजन के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। गुरुजी भोजन के अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। बोलिएगा बोलिएगा, अगर गुरुजी भुला जाए तो विद्यार्थी बताएगा। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, भोजन के अंदर वसा होता है, भोजन के अंदर प्रोटीन होता है, भोजन के अंदर मेरे बच्चे बताओ, है ना, विटामिन होते हैं, विटामिन होता है, विटामिन होते हैं, बला बला बला, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं भोजन के अंदर। मेरे बच्चे भोजन के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। ये सब चीज हमारे भोजन के अंदर होता है। बच्चों एक बार आप सोच के देखिए, क्या सिर्फ खा लेने से हमें एनर्जी मिल जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हाँ या ना। मान लीजिए कि हम आलू खा लिए तो क्या हमें एनर्जी मिल जाएगा? क्या हम रोटी खा लिए तो क्या एनर्जी मिल जाएगा? हम चावल खा लिए तो क्या एनर्जी मिल जाएगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ खा लेने से एनर्जी मिल जाता है या कुछ और चाहिए इसके लिए? जल्दी से बताएंगे सब लोग। इसके लिए कुछ और चाहिए? चलिए, अधिकांश बच्चे नो 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 कह रहे हैं, तो कृपया आप ही लोग बताइए कि मेरे बच्चे खाने के बाद और क्या होगा, कैसे हमें एनर्जी मिलेगा? भोजन तो हमने खा लिया, और कैसे एनर्जी मिलेगा? जब तक सही आंसर आप लोग नहीं बताएंगे सर डाइजेस्ट होने के बाद, नहीं बच्चों, डाइजेस्ट होने के बाद भी एनर्जी नहीं मिलता है, कुछ और चाहिए। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या चाहिए, बताइए। और वो जो कुछ और की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? अभी तक कोई नहीं बता पाए हैं कि एनर्जी कैसे मिलेगा। हाँ, एक बच्चे ने आंसर दिया है, रूपेश कुमार नाम है आपका, आपने कहा है गुरुजी। एक बच्चा कह रहा है एक्सरसाइज। हे भगवान, मर जाएंगे हम। मेरे बच्चे नहीं, गलत जा रहे हैं आप लोग। हाँ, अतुल कुमार ने लिखा है गुरुजी श्वसन। मेरे बच्चे सिर्फ भोजन खा लेने से
भोजन खा लेने से आपको एनर्जी नहीं मिलता है, सिर्फ भोजन खा लेने से आपको एनर्जी नहीं मिलता है। चलिए हम लोग सीखे थे लास्ट चैप्टर में कि हम लोगों ने भोजन को खाया और भोजन को बच्चों मुख गुहा से खाया और खाने के बाद ये जो आहार नाल का पूरा प्रोसेस है, जैसे मेरे बच्चे ये जो है हमारा, ये जो आप देख रहे हैं इस बीच से होकर के आमाशय में, आमाशय के बाद मेरे बच्चे छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, यहाँ तक हमारा हो गया था। इसके आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं बच्चों। भोजन पच गया और पच करके शरीर की, है ना, पचा हुआ भोजन कहाँ पहुंचा बच्चों बताओ, पचा हुआ भोजन कहाँ पहुंचा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पचा हुआ भोजन कहाँ पहुंचा? पचा हुआ भोजन शरीर की शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा। ये लास्ट हम लोग सीखे थे कि पचा हुआ भोजन कहाँ पहुंच जाता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक बच्चों, है ना, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। मैं अगर आप लोगों से पूछूंगा कोशिका, क्या आप लोग कोशिका समझते हैं? मुझे बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। शर्म मत कीजिए, लाज शर्म मत कीजिए, मास्टर के पास कभी शर्म मत कीजिए। क्या आप लोग कोशिका समझते हैं? हाँ गुरुदेव समझते हैं। कैसे समझते हैं? सर हमारा जो पूरा शरीर बना है, मनुष्य का जो पूरा शरीर बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है बच्चों। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो पूरा शरीर है वो किससे बना है? कोशिका से बना है। तो याद रखना बच्चों कि पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? तो पूरा शरीर पूरा शरीर मेरे बच्चे कोशिका से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। प्यारे बच्चों हम आपको एक बात बोलना चाहेंगे कि हम लोग जो भोजन खाए, कुछ कार्बोहाइड्रेट खा लिए, कुछ विटामिन्स खा लिए, कुछ प्रोटीन खा लिए, लेकिन बच्चों जब पचा हुआ भोजन गया तो हमारे शरीर में वो किस रूप में संचित रहेगा ये बताओ। वो संचित किस रूप में रहेगा? हमने खाया तो अलग अलग रूप में है, पर वो संचित किस रूप में होगा? कमेंट बॉक्स में जब तक नहीं बताएंगे मेरा हाथ ऐसे ऐसे चलता रहेगा। वह किस रूप में संचित रहेगा बताओ कमेंट बॉक्स में। यस, एक बच्चे ने जवाब दे दिया कि सर हम लोग खाते चाहे कुछ भी हो, पर वो जो संचित रहता है हमारी कोशिका में वो किस रूप में रहता है बताइए। कोई अगर पूछ ले आपसे कि भैया चैप्टर पहला आप पढ़ लिए हैं, आपने भोजन को खाया, आपका भोजन कोशिका में किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लूकोज के रूप में। तो बच्चों याद रखिएगा ये हमारी बड़ी ऐसी कोशिका है। ऐसे कोशिका बहुत छोटी होती है, आप लोग पढ़े होंगे कि कोशिका को हम नग्न आंखों से, खुली हुई आंखों से कोशिका को नहीं देख सकते हैं। चलिए हम कोशिका को जूम करते हैं। ये है बच्चों आपका कोशिका जो बहुत जूम हो चुका है। और बच्चों कोशिका के अंदर में क्या है बच्चों बताओ? कोशिका के अंदर में जो आपका भोजन, जो पचा हुआ भोजन गया है वो किस रूप में है? सर ग्लूकोज के रूप में, यानी C6H12O6 इस रूप में बच्चों आपका भोजन यहाँ पर है। आपका भोजन जो है मेरे बच्चे हर कोशिका में, एक कोशिका है क्या सर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मजाक कर रहे हैं क्या? ये मेरा शरीर है सर, देखिए ना मेरा शरीर, देखिए ना। अरे देख रहे हैं, हल्ला मत करो सर, जल्दी देखिए मेरा शरीर। अच्छा देख लिए, क्या है तुम्हारे शरीर में? सर देखिए हर जगह पचा हुआ भोजन है, हर जगह पचा हुआ भोजन है, हर जगह पचा हुआ भोजन है, हर जगह जो हम खाए हैं गुरुजी वही है, हर जगह वही है, वही है, वही है। C6H12O6, 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 C6H12O6। यानी बच्चों ये आपका शरीर है, ये आपके शरीर है। और बच्चों आपका शरीर जो है, ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया? कोई नेटवर्क इशू है क्या? आज नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, आज कोई नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं तो आज कोई नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये आपका शरीर है और आपके शरीर में जो भोजन आपने प्राप्त किया था वो जाकर के पच करके आपके शरीर की हर कोशिका तक बच्चों, हर कोशिका तक पहुंच करके इस तरह से है। अब मेरे विद्यार्थी जी इससे एनर्जी कैसे बनेगा मुझे बताइए। इससे एनर्जी कैसे बनेगा, इससे ऊर्जा कैसे बनेगी? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इसको क्या चाहिए? ऊर्जा बनाने के लिए इसको क्या चाहिए बच्चों बताओ? इसको एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए?
तो कहते हैं इसको एनर्जी बनाने के लिए मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो, इसको एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए। लिखो 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 सब लोग। सर नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है। मैं पूछ रहा हूं कि इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या चाहिए। तो बच्चों इसको चाहिए ऑक्सीजन, और जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगा मेरे बच्चे, अब देखेंगे इसको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। क्या मिला, इसको चाहिए एनर्जी में बदलने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। और बच्चों यहीं से हैप्पी बर्थडे होता है किसका बताओ, यहीं से हैप्पी बर्थडे किसका होता है, श्वसन का बच्चों, है ना। यहीं से हैप्पी बर्थडे किसका होता है, श्वसन का बच्चों हैप्पी बर्थडे होता है। सब लोग मेरे बच्चे एक बार दिल बनाकर ताली बजाकर भेज दीजिए कि मेरे बच्चे देखिए देखिए। और बच्चों जो हमें ऑक्सीजन मिलने वाला है, हमें जो ऑक्सीजन मिलने वाला है वो किस प्रोसेस से मिलेगा। क्या पोषण से हमें ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं सर, पोषण से तो हम भोजन खाते हैं। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ऑक्सीजन तो हमें श्वसन से मिलेगा। तो बच्चों यहीं पर अब श्वसन का हैप्पी बर्थडे होता है कि बच्चों पोषण अब होगा श्वसन, तब जाकर के क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा बच्चों। तब क्या मिलेगी आपको, क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। लेकिन इतना आसानी से नहीं मिलेगा, हम लिख देते हैं ऊर्जा मिलेगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं मिलता है, ऊर्जा इतने आसानी से नहीं मिलता है। तो प्यारे बच्चों क्या आप समझना चाहेंगे, क्या आप समझना चाहेंगे, ऊर्जा को आप समझना चाहेंगे? बताइए मुझे कि यस सर समझना चाहेंगे। यस, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ऊर्जा कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं दो तीन चीजों पर पहले चर्चा कर लेता हूं। पहले क्या आप लोग जानते हैं कि ये श्वसन होता क्या है? मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। नहीं नहीं अभी मत समझो बच्चों, श्वसन ऐसे मत समझो, गड़बड़ी हो जाएगा मामला। कहां से स्टार्ट करें श्वसन के बारे में समझाने के लिए? अच्छा आप मुझे बताओ कि श्वसन किसे कहते हैं। आप मुझे बताइए कि बच्चों श्वसन किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे अभी अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं? क्या किसी के पास कोई आइडिया है श्वसन के बारे में? श्वसन किसे कहते हैं बताओ कमेंट बॉक्स में, श्वसन किसे कहते हैं? देखो एक लाइन में तो आप नहीं बोल सकोगे, मुझे पता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे, अगर आप सोच रहे हैं कि सांस लेना श्वसन है, सांस लेना, तो आपको पता है कि सांस लेना क्या कहलाता है। सांस लेना बच्चों क्या कहलाता है, सांस लेना क्या कहलाता है बताओ? तो सांस लेना बच्चों प्रश्वास कहलाता है, प्रश्वास। मेरे बच्चे अगर आप कहते हैं कि सर सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है, छोड़ना, सांस छोड़ना, मेरे बच्चे सांस छोड़ना अगर आप समझते हैं कि श्वसन है, तो मेरे बच्चे ये भी श्वसन नहीं है, क्योंकि इसे बोलते हैं उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं उच्छ्वास। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सांस लेना और छोड़ना दोनों, तो मेरे बच्चे सांस लेना, सांस लेना और प्लस छोड़ना, अगर ये श्वसन है तो ये भी श्वसन नहीं है। इसे बोलते हैं बच्चों स्वाछोश्वास। क्या बोलते हैं? स्वा है ना, स्वाछोस है ना, स्वाछोश्वास, इसको स्वाछोश्वास कहते हैं। तो मेरे बच्चे ना तो सांस लेना श्वसन है, ना तो श्वास छोड़ना श्वसन है, और ना ही दोनों मिलाकर श्वसन है। तो बच्चों क्या अब समझा जाए श्वसन क्या है? तो श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है, श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। आइए हम इसको समझते हैं। आइए बच्चों, प्रश्वास, उच्छ्वास, श्वासोश्वास समझ गए? तो मेरे बच्चे क्या ये सभी श्वसन है? नो गुरुजी। तो एक जटिल प्रक्रिया है श्वसन, जिसको हम लोग समझते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर की जब हम श्वास लेते हैं, जब हम हवा खींचते हैं, थोड़ा खींचिए तो हनहना के खींचिए आप लोग। जब आप श्वास लेते हैं तो आपके अंदर जो वायु गया, जो हवा गया बच्चों, श्वास लेते समय, है ना, श्वास लेते समय जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय जो हवा आपको मिला,
हवा जो मिला उसमें मेरे विद्यार्थी जी, उसमें कितना % ऑक्सीजन होता है जरा बताइएगा। जब हम श्वास लेते हैं, हना नहा के खींचते हैं, तो कितना % ऑक्सीजन होता है सर? 21%। कितना % कार्बन डाइऑक्साइड हम खींच लेते हैं? 0.03%। मेरे बच्चे कितना % नाइट्रोजन होता है? तो मेरे बच्चे 78% नाइट्रोजन होता है। तो जब हम हवा खींचते हैं तो ये अमाउंट में हम लोग सब कुछ लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन हमारे पास बच्चों 21 जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और नाइट्रोजन जाता है 78। हम सांस को खींचते हैं बच्चों। जाता तो सब कुछ है ना। जाता तो ये तीनों चीज है, ध्यान दीजिएगा। जाता तो ये तीनों चीज है, पर हमें रुक गया कि रे कमेंट रुक जाता है क्या बीच में? रुक जाओ, हमको देखना पड़ेगा। कमेंट नहीं दिखाई पड़ता है, दिख रहा है? हाँ। तो मेरे बच्चे जाता तो सब कुछ है, लेकिन आवश्यक जो है हमारे लिए, जो हमारे ऑक्सीजन में जो हमारे लिए आवश्यक है, सॉरी बच्चों, हमारे श्वसन में जो आवश्यक है वो है बच्चों हमारा ऑक्सीजन। वो क्या है? ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा। तो हमारे प्रत्येक कोशिका के पास क्या है? तो प्रत्येक कोशिका के पास है बच्चों C6H6, सॉरी C6H12 और O6 है ना, O6। मेरे बच्चे ये है C6H12 और O6। जैसे ही आकर के इसमें ऑक्सीजन मिलता है मेरे बच्चे, जैसे ही आकर के इसमें क्या मिलता है बताओ? जैसे ही आकर के इसमें ऑक्सीजन मिलता है, क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है मेरे बच्चे। ऑक्सीजन आकर के मिलता है, जैसे ही ऑक्सीजन इसमें आकर के मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन आकर के मिलता है और इसमें कुछ सहायक होते हैं एंजाइम। कौन सहायक होते हैं? एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं? तो एंजाइम सर, एंजाइम क्या करते हैं? रासायनिक जो क्रिया है उसकी दर को बढ़ाते हैं, यानी रासायनिक क्रिया में सहायक होते हैं, है ना। जो रासायनिक क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया में क्या होते हैं? रासायनिक क्रिया में सहायक होते हैं, समझना मेरे बच्चे। रासायनिक क्रिया में सहायक होते हैं, रासायनिक क्रिया की दर बढ़ाते हैं, आप जो कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों बनता क्या है? मुझे कमेंट ही नहीं दिख रहा आप लोग का। सबसे बड़ा चीज है, मुझे कमेंट ही नहीं दिख रहा है, तो मैं देखूं कैसे? आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। तो मेरे बच्चे है ना, हे भगवान कहाँ चल गया कमेंट? कमेंट कर रहे हैं आप लोग? तो मेरे बच्चे क्या बनता है बताइए, बनता क्या है? मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं देख पा रहा हूं आप लोगों का, ठीक है। तो बनता क्या है मेरे बच्चे? बनता क्या है? तो यहां से बच्चों हमें, हमारा बनता क्या है? जब ऑक्सीजन जाकर के ग्लूकोज के साथ मिलता है, हाँ अब आना स्टार्ट हो गया है। जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन जाकर के मिला मेरे बच्चे, ऑक्सीजन जाकर के मिला, तब ये क्या बनाता है? तब ये बनाता है मेरे बच्चे, तब ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, जल, और प्लस में फिर निकलती है ऊर्जा। फिर क्या निकलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में? तो बच्चों ATP के रूप में, है ना, ऊर्जा। और वो भी किस रूप में? AT और P के रूप में। हम आगे आपको बताएंगे मेरे बच्चे। फिर क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। तो जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और एंजाइम इसमें सहायता देते हैं, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल और प्लस में ऊर्जा बन गया। और बच्चों जो ऊर्जा है वो बच्चों किस में चला गया? ऊर्जा किस काम में आएगा? तो मेरे बच्चे ऊर्जा किस काम में आएगा? ऊर्जा किस काम में आएगा? तो ऊर्जा आएगा बच्चों जो हम लोग शारीरिक काम करते हैं, जो शारीरिक काम करेंगे उसके लिए ऊर्जा हमारे शरीर में रह जाएगा, ऊर्जा हमारे शरीर में संचित रह जाएगा। लेकिन क्या क्या बाहर हो जाएगा बच्चों बताओ? क्या क्या बाहर हो जाएगा? तो कहते हैं कि सर ये जो CO2 है, ये जो CO2 है, ये बच्चों श्वास जब हम छोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास जब छोड़ते समय, श्वास छोड़ते समय बाहर निकल जाएगा, छोड़ते समय, श्वास छोड़ते समय बाहर निकल जाएगा। मेरे बच्चे H2O भी बच्चों पसीना के रूप में, पेशाब के रूप में, पसीना के रूप में मेरे बच्चे पेशाब के रूप में बाहर हो जाएगा, है ना। पेशाब के रूप में ये भी बाहर हो जाएगा,
के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बच्चों जब हम ध्यान दीजिएगा तो इसमें बना क्या क्या, अगर हम पूछें आपसे कि श्वसन की प्रोसेस में, हम आपको एक बार और अच्छे से बताएंगे। बताइए कि श्वसन की प्रोसेस में हमारे बॉडी में क्या क्या बनता है। सर हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हमारे बॉडी में जल बनता है, और हमारे बॉडी में ऊर्जा बनता है। हमारे बॉडी में ऊर्जा बनता है। ऊर्जा जो है एक पोटरी के तरह बनता है, एक यौगिक के रूप में बनता है, एक पोटरी के तरह ऊर्जा बनता है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये किस रूप में बनता है, ऊर्जा किस रूप में बनता है, तो सर यौगिक के रूप में बनता है, यौगिक के रूप में। और इसी यौगिक का नाम है बच्चों एटीपी। क्या नाम है? ऊर्जा जब भी बनता है तो अकेले नहीं बनता है, यौगिक के रूप में बनता है, इसलिए इसका नाम है बच्चों एटीपी। अब इस समीकरण को आप सही कर सकते हैं, यानी संतुलित कर सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या क्या देना पड़ेगा? तो बच्चों समीकरण को जब संतुलित करेंगे तो ध्यान दीजिए, बना तो यही है, लेकिन जब हम इसको संतुलित करेंगे मेरे विद्यार्थी जी, संतुलित अगर समीकरण आपको जानना है कि गुरुदेव समीकरण संतुलित करने पर क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए C6H12O6 का ग्लूकोज है, इसमें हमने मिलाया ऑक्सीजन, तो बना क्या, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना, वाटर, और क्या बना, ऊर्जा। मेरे बच्चे ये क्या होगा, ये संतुलित तब होगा जब आप यहां पर 6 लगाएंगे। जब यहां पर 6 लगाएंगे, जब यहां 6 लगाएंगे तो अब ये बन गया है, अब ये संतुलित समीकरण बन गया है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा, जिसको याद करना पड़ेगा। ये है बच्चों हमारा, ये है हमारा श्वसन का समीकरण। ये है बच्चों श्वसन का समीकरण। हम आपको एक एक चीज बहुत धीरे धीरे समझाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो आप देखें कि सबसे पहले क्या हुआ, श्वसन को हम लोग अभी श्वसन समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे हर कोशिका में पहले से क्या था, सर ग्लूकोज था। समझिए मेरी बात को, ग्लूकोज था। अब लीजिए ऑक्सीजन खींचिए मेरे साथ में। जैसे हमने ऑक्सीजन खींचा तो ये ऑक्सीजन अंदर गया होगा और जाकर के हर ग्लूकोज के साथ मिला। और बच्चों ग्लूकोज के साथ ये जैसे मिला तो मिलने के बाद बच्चों ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। ग्लूकोज का क्या हुआ बच्चों बताओ? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीकरण होने के बाद बच्चों ग्लूकोज टूट गया। किसमें? ग्लूकोज किसमें टूट गया? तो ग्लूकोज टूट गया बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और बच्चों जल में और ऊर्जा में हमारा ग्लूकोज टूट गया। और टूटने के बाद जो ऊर्जा बना बच्चों वो हमारे शरीर में संचित रह गया, ऊर्जा हमारे शरीर में संचित रह गया। और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं और जल जो हैं वो शरीर से बाहर निकल गए। वो शरीर से कहाँ निकल गए? बाहर निकल गए। इसलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसका बच्चों बताइए, सांस जब छोड़ते हैं तो हवा में क्या क्या होता है? श्वास छोड़ते हैं तो हवा में क्या क्या होता है? जब छोड़ते हैं हवा तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें मेरे बच्चे हमारा जो है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। सांस जब हम छोड़ते हैं तो जब 21% ऑक्सीजन था तो अब ऑक्सीजन उसमें निकलता है मात्र 16%। हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% था लगभग 4% निकल जाता है। और मेरे बच्चे हमारा जो नाइट्रोजन है वो सेम रहता है ना। वो नाइट्रोजन बच्चों हमारा 72% था ना, नाइट्रोजन 78% मेरे बच्चे ये हमारा पूरा का पूरा रहता है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि अब बच्चों किसकी मात्रा बढ़ गई? जब हम श्वास छोड़ते हैं तो किसकी मात्रा बढ़ गई? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सर सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। और हम लोग बच्चों बचपन से ही गलत बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम बच्चों ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या आप लोग बताइए, क्या हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? बताइए। जब हम हवा लेते हैं तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं सर, आता तो सब कुछ है, लेकिन मुख्य रूप से जिसका काम है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि मनुष्य जो सांस लेता है तो ऑक्सीजन सांस लेता है, और मनुष्य जब छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बच्चों लेते समय भी हम और भी बहुत कुछ लेते हैं और छोड़ते समय भी हम लोग और भी बहुत कुछ छोड़ते हैं। यानी मुख्य रूप से लेकिन जिसका काम है
उसको हम लोग लिखते हैं। तो आपको अब हम समझाते हैं मोटा मोटी कि क्या श्वसन सिर्फ सांस लेना है या सांस छोड़ना है या ले लिए छोड़ दिए यही श्वसन है? नहीं सर, अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। श्वसन बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जो ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिका के ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करता है। ऑक्सीकृत करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा शरीर में संचित रह जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल शरीर से बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो श्वसन की परिभाषा लिख देंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर इसको 17 कर दो। ठीक है, मैं 17 कर देता हूं। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो श्वसन की परिभाषा लिख देंगे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस गुरुजी हम लिख देंगे। पूरा प्रोसेस लिख देंगे कि श्वसन श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और इस ऑक्सीजन को मेरे बच्चे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है, जहां पर यह ग्लूकोज का है ना, जहां पर यह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। मेरे बच्चे बताओ, लिख देंगे। ऊर्जा शरीर में संचित रहती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। यस गुरुजी, यस यस यस, सब लोग लिख करके भेज रहे हैं गुरुजी, हम लोग लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे। आइए बच्चों अब हम इसको और डीप में समझाते हैं और अच्छे से हम आप लोग को समझाते हैं। मेरे बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों हमारा जो ऊर्जा होता है, हमारा जो ध्यान दीजिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि बच्चों एक कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। मान लो कि ये कोशिका है, हमने जूम कर दिया, हमने कोशिका को जूम कर दिया, दिस इज कोशिका, है ना। हमने कोशिका को जूम कर दिया, हमने कोशिका को जूम किया। अब बताओ कि कोशिका के अंदर में क्या क्या होता है, कोशिका के एक कोशिका के अंदर में क्या क्या होता है, आप मुझे बताइए। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। यस बिल्कुल होता है सर। कोशिका में पता है आपको, कोशिका में सर है ना माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका के अंदर होता है, जिसको बच्चों कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। मेरे बच्चे कोशिका के अंदर ही बच्चों कोशिका द्रव होता है। कोशिका के अंदर मेरे बच्चे क्या भरा होता है? मेरे बच्चे कोशिका के अंदर में क्या भरा होता है? तो किसी भी कोशिका के अंदर में मेरे बच्चे कोशिका द्रव भी भरा होता है ना। कोशिका है ना द्रव भी भरा होता है। मेरे बच्चे कोशिका के अंदर आप लोग पढ़े होंगे कि सर कोशिका को जो घेर के रखता है उसे बच्चों हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और बताओ कमेंट बॉक्स में, आराम से समझना अगर है तो थोड़ा समय दीजिए बच्चों। कोशिका के अंदर ही बच्चों राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम होता है। कोशिका के अंदर ही बच्चों हम लोग देखेंगे मेरे बच्चे, राइबोसोम लिखा आपने तो मेरे बच्चे कोशिका के अंदर में क्या होता है? और राइबोसोम। और बताओ क्या होता है कोशिका के अंदर में? राइबोसोम। और बताओ कोशिका के अंदर में क्या होता है? गोल्जी बॉडी है ना, प्लाज्मा। हाँ, कोशिका के अंदर में और भी कुछ होता है ना। राइबोसोम हो गया मेरे बच्चे, है ना। और आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं? वो भी होता है, लाइसोसोम होता है। कोशिका के अंदर में लाइसोसोम होता है। तो मेरे विद्यार्थी जी लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। तो कोशिका के अंदर में बहुत कुछ होता है, एक कोशिका के अंदर में बहुत कुछ होता है मेरे बच्चे। बस हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जब हम कोशिका द्रव के बारे में बात करेंगे तो आप बस समझ लीजिएगा कि हम हम कोशिका द्रव के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये कोशिका द्रव कहाँ है? अगर आपके मन में सवाल आ जाए कि संजय सर आप कह रहे हैं कोशिका द्रव के बारे में, ये क्या होता है? तो कोशिका द्रव बच्चों प्रत्येक कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर बच्चों ये कोशिका द्रव पाया जाता है। समझ गए? बोलो हाँ, यस सर। तो ध्यान दीजिए कि बच्चों हर कोशिका में, जैसा कि मैंने कहा कि हर कोशिका में जब हम भोजन किए थे तो भोजन
भोजन पचने के बाद हर कोशिका तक भोजन पहुंच गया था, किस रूप में पहुंचा था बताइए। भोजन किस रूप में पहुंचा था बताइए। तो आप कहेंगे सर भोजन यहां पर C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज के रूप में भोजन हमारा पहुंच गया था। ग्लूकोज के रूप में भोजन बच्चों हमारे हर कोशिका तक पहुंच गया था। अब जो है बच्चों, अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहाँ आ रहा है, धीरे धीरे चलकर मेरे बच्चे, है ना, ये ग्लूकोज बच्चों ध्यान दीजिए, पूरे कोशिका में हमारा कोशिका द्रव है, पूरे कोशिका में हमारा कोशिका द्रव है, पूरे कोशिका में हमारा कोशिका द्रव है, और इसी में हमारा ग्लूकोज है, इसी में हमारा ग्लूकोज है। तो बच्चों कोशिका द्रव ऑक्सीजन के आने से पहले, अभी ऑक्सीजन यहां है, बाहर में है, वहां कोशिका द्रव ऑक्सीजन के आने से पहले अपना ग्लूकोज को वो दो भाग में तोड़ देगा। मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोशिका द्रव ग्लूकोज को कितने भागों में तोड़ेगा बताओ कमेंट बॉक्स में। ऑक्सीजन के आने से पहले ही कोशिका द्रव अपना आधा काम कर देता है मेरे बच्चे, ग्लूकोज को दो भागों में तोड़ देता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक ये छोटे छोटे कणों में टूटेगा नहीं, छोटे छोटे कणों में ग्लूकोज टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक एनर्जी कैसे निकलेगा, तब तक एनर्जी कैसे निकलेगा, एनर्जी कैसे बाहर होगा। तो मेरे बच्चे याद रखना कि ग्लूकोज को, यानी जो ग्लूकोज को, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, जो ग्लूकोज है C6H12O6 यानी 6 कार्बन वाला यौगिक, इसको हम बोल सकते हैं मेरे बच्चे कितने कार्बन वाला यौगिक, तो 6 कार्बन वाला यौगिक है ना, 6 कार्बन वाला यौगिक है ना, ग्लूकोज यानी 6 कार्बन वाला यौगिक को कौन मेरे बच्चे बताओ कमेंट बॉक्स में, कोशिका द्रव है ना, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव मेरे बच्चे तीन कार्बन वाले यौगिक है ना, 3 कार्बन वाले यौगिक, 3 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले यौगिकों है ना, यौगिकों में तोड़ देता है, 3 कार्बन वाले यौगिकों में तोड़ देता है, जिसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसे मेरे बच्चे, जिसे क्या कहते हैं, अगर कोई बता दीजिएगा तो आपको 500 रुपया अभी आपके खाते में चला जाएगा, जल्दी बताओ। ये जो बच्चों आप कह रहे हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है मेरे बच्चे, ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, इसको कोशिका द्रव, जो कोशिका के अंदर में ही पाया जाता है, कोशिका द्रव मेरे बच्चे, कोशिका द्रव 3 कार्बन वाले यौगिकों में तोड़ देता है, जिसे पाइरूवेट कहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे, जिसे पाइरूवेट कहते हैं, है ना, जिसे पाइरूवेट कहते हैं मेरे बच्चे। पाइरूवेट का इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइरूवेट का फॉर्मूला देखिएगा C3H4 और O3। तो बताओ कितना कार्बन है इसमें, कितना कार्बन है बताइए, कितना कार्बन है, तो मेरे बच्चे कार्बन इसमें 3 है, पाइरूवेट कहते हैं। तो मेरे बच्चे अगर हम आज के बाद, है ना, अगर हम आज के बाद आपको बोलेंगे बच्चों पाइरूवेट, तो आप हमसे, आप समझ लीजिएगा ना, अगर हम आज के बाद आपको पढ़ाते समय, साइंस पढ़ाते समय कभी भी अगर हम आपको पाइरूवेट कहेंगे तो आप समझ लेंगे सर, काहे न समझेंगे पाइरूवेट क्या है सर, ग्लूकोज देखिए सर, ग्लूकोज है, बोलिए हाँ, ग्लूकोज में है ना, ग्लूकोज चला गया कोशिका द्रव में, कहाँ चला गया, कोशिका द्रव में, इसको तोड़ दिया, इसको 2 भाग में तोड़ दिया है ना, है ना, 3 कार्बन वाले 2 भागों में इसको तोड़ दिया। जब ग्लूकोज बच्चों है ना, देखिए मान लीजिए कि हम आपको इतना बड़ा लकड़ी दिए है ना, इतना बड़ा लकड़ी दिए, इसको आप बीचे से तोड़ दिए, तो इसका 2 भाग कर दिए, 2 भाग ग्लूकोज का कर दिए, तो अब पहले नाम था इसका ग्लूकोज, पहले नाम था मेरे बच्चे ग्लूकोज, अब इसका नाम क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया पाइरूवेट। क्या हो गया बच्चों, अब इसका नाम हो गया पाइरूवेट, है ना मेरे बच्चे। पाइरूवेट एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं। क्या आप लोग पढ़े हैं, कभी देखे हैं, क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिएगा, लिखिए क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चे लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए, आज का पहला क्वेश्चन लिखिए, ग्लाइको है ना, ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं। तो मेरे विद्यार्थी जी ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, तो हमने कहा ग्लाइकोलाइसिस बच्चों यही प्रक्रिया था, ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं। तो लिखिएगा मेरे बच्चे, उत्तर लिखिएगा मेरे साथ में, उत्तर लिखिएगा उत्तर लिखिएगा मेरे बच्चे,
लिखिएगा ग्लूकोज, क्या लिखिएगा मेरे बच्चे, ग्लूकोज ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को कोशिका द्रव है ना, ग्लूकोज को कोशिका द्रव के द्वारा है ना, कोशिका द्रव के द्वारा है ना, ग्लूकोज को कोशिका द्रव के द्वारा 3 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले यौगिकों में है ना, 3 कार्बन वाले यौगिकों में ग्लूकोज को कोशिका द्रव के द्वारा 3 कार्बन वाले यौगिकों में पाइरूवेट के रूप में तोड़ दिया जाता है। पाइरूवेट है ना, पाइरूवेट के रूप में तोड़ दिया जाता है। पाइरूवेट के रूप में है ना, पाइरूवेट के रूप में तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है। फुल स्टॉप। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड परीक्षा में ग्लाइकोलाइसिस अगर पूछा गया तो आप लिख देंगे? बताइए, क्या लिख देंगे? सर मैथ का क्लास, आज मैथ का क्लास नहीं लेंगे बच्चों, कल लंबा क्लास लेंगे। आज हमको 2 घंटा पढ़ाने दीजिए प्लीज, आप लोगों से आग्रह करते हैं 2 घंटा पढ़ाने दीजिए, पढ़िए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि ग्लूकोज को कोशिका द्रव के द्वारा 3 कार्बन वाले यौगिकों में पाइरूवेट के रूप में तोड़ दिया जाता है ना। इस प्रक्रिया को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस और कुछ नहीं है, बस एक प्रक्रिया है मेरे बच्चे, बस एक प्रक्रिया है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर समझा सकते हैं, अर्थात आप यहाँ बता सकते हैं कि मेरे बच्चे हम जब कहते हैं ग्लूकोज जब कहते हैं तो यहाँ 6 ठो कार्बन है, और बच्चों जब पाइरूवेट हम कहते हैं, पाइरूवेट जब हम कहते हैं तो यहाँ 3 गो कार्बन और 3 गो कार्बन है, इसी को मेरे बच्चे पाइरूवेट कहते हैं। हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजिए, कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजिए, कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजिए। गुरुजी हो जाएगा। सर श्वसन की परिभाषा नहीं लिखे हैं, बस रुक जाइए, सब अच्छा से समझा देंगे, फिर श्वसन का परिभाषा लिखेंगे। रटाएंगे कुछ नहीं, पहले आप दिल बनाकर भेजिए। रटाएंगे कुछ नहीं, सब कुछ सिखाएंगे बच्चों। आइए बढ़ते हैं आगे। अब समझिए, तो बच्चों एक काम तो बिना ऑक्सीजन का भी हो गया, एक काम बिना ऑक्सीजन का भी हो गया। ध्यान दीजिए, तो हमने कहा कि सर जी मेरे, अगर ग्लूकोज आपके पास है, ग्लूकोज आपके पास है और वह ग्लूकोज किसी कारणवश, अगर वह ग्लूकोज किसी कारणवश कहाँ चला गया, किस में चला गया मेरे बच्चे बताओ? अगर वह कोशिका द्रव में चला गया, अगर वह कोशिका द्रव में चला गया, कोशिका द्रव में चला गया, तो ग्लूकोज क्या बन जाएगा बताइए? अगर ग्लूकोज किसी कारणवश कोशिका द्रव में चला गया तो ग्लूकोज क्या बन जाएगा? कहते हैं संजय सर ग्लूकोज पता है क्या बनेगा? ग्लूकोज जो है हमारा बन जाएगा क्या? ग्लूकोज बन जाएगा हमारा ग्लूकोज, हमारा जो ग्लूकोज था वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पाइरूवेट। क्या बन जाएगा? पाइरूवेट। और साथ में बच्चों सिर्फ पाइरूवेट नहीं, साथ में थोड़ा सा एनर्जी भी बनता है, थोड़ा सा एनर्जी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एनर्जी। और बच्चों याद रखना कि जब भी हमारे शरीर में एनर्जी बनता है तो एनर्जी का रूप कौन सा होता है, किस रूप में एनर्जी बनता है, कमेंट बॉक्स में लिखना किस रूप में। तो जब भी एनर्जी बॉडी में बनेगा तो वो बनेगा एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में हम एटीपी के बारे में सब कुछ जानेंगे, एटीपी के बारे में सब कुछ जानेंगे। हो गया? तो इस प्रोसेस में यहां तक क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता है? क्या यहां तक ऑक्सीजन की आवश्यकता है? नहीं। अब मेरे बच्चे देखिए, अब यहां से मेरे बच्चे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब मेरे बच्चे, अब आगे, अब अगर इसको आगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एक पार्ट जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब इसको अगर ऑक्सीजन मिलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ध्यान देना, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऐसा बनेगा, ये बना लेगा। ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ऐसा कुछ बनेगा, और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा तो ऐसा कुछ बनेगा। ध्यान दीजिएगा,
यहां तक प्रोसेस पहले हो जाता है हमारे बॉडी में। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन नहीं मिला, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए O2 की अनुपस्थिति। मेरे बच्चे अगर इसके बाद अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे अगर इसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या बनेगा? तो याद रखिएगा ये बच्चों, अगर इसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिला, इसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिला मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए कि यहां तक प्रोसेस पूरा हो गया है, यहां तक प्रोसेस पूरा हो गया है और इंसान मर जाए, इंसान मर जाए, अब आगे ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या बनेगा? अगर आप बता देंगे तो आपको 500 रुपया मिलेगा। बताइए क्या मिलेगा, है ना? अगर इसके बाद ऑक्सीजन, इस प्रोसेस के बाद अगर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या बनेगा? एक बच्चे ने लिखा है, इसके लिए ताली होना चाहिए, ताली होना चाहिए भैया, कि अगर इस प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बनेगा बच्चों इथेनॉल। क्या बनेगा मेरे बच्चे? इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा बताओ? इस प्रोसेस के बाद, इस प्रोसेस के बाद मेरे बच्चे अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, अगर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऑक्सीजन, है ना, इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और मेरे बच्चे यही चीज होता है किस जीव के अंदर? बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा वह कवक है जिसके अंदर ये चीज होता है? ये किसके अंदर होता है मेरे बच्चे? ये किसके अंदर होता है? तो ये होता है ईस्ट में। किस में होता है मेरे बच्चे? ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। पहले मैं समझा देना चाहता हूं कि ईस्ट क्या है। ईस्ट मेरे बच्चे एक प्रकार का कवक है, एक प्रकार का कवक है। पहली बात बच्चों, एक प्रकार का कवक जिसको बच्चों फंगी कहते हैं, एक प्रकार का कवक है ना मेरे बच्चे। ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो मेरे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि, है ना, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, एक प्रकार का कवक है, यह बच्चों यह क्या है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है, ईस्ट में, है ना। तो मेरे बच्चे इस प्रोसेस का ध्यान रखना कि बच्चों पायरूवेट, अगर पायरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला, पायरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या बनाएगा मेरे बच्चे? अगर पायरूवेट को, ध्यान रखना, अगर पायरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला, है ना मेरे विद्यार्थी जी, पायरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वह इथेनॉल, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? इथेनॉल का फार्मूला होता है मेरे बच्चे C2H5 और OH, है ना, OH और प्लस में CO2, ये बनाता है। बच्चों पता है इस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? इस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आइए बच्चों हम उसी को देखते हैं, उसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो परीक्षा में भर भर के पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है मेरे बच्चे। किण्वन किसे कहते हैं? याद कीजिए, कभी उल्टा करके किताब देखिएगा, किण्वन किसे कहते हैं। खूब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस पूछा जाता है, वैसे पूछा जाता है किण्वन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे बच्चों उत्तर, उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे मेरे बच्चे। हमें क्या मिला था? हमें मिला था पायरूवेट। तो हम लिखेंगे बच्चों पायरूवेट, है ना, पायरूवेट का, है ना, पायरूवेट का पायरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, पायरूवेट का ऑक्सीजन की क्या लिख दें? उपस्थिति की अनुपस्थिति। बताइए क्या लिखना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति लिख दें कि अनुपस्थिति लिख दें? बताइए। तो लिखेंगे पायरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हमने कि पायरूवेट। अब आप लोग बोलिएगा नहीं पायरूवेट क्या होता है? ग्लूकोज को दो भाग में बांट दीजिए। तो पायरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, इथेनॉल एवं, इथेनॉल एवं एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, है ना कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, है ना या बच्चों पायरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सॉरी अनुपस्थिति में, पायरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, है ना, बनाना बच्चों, बनाना, बनाना किण्वन कहलाता है मेरे बच्चे, किण्वन कहलाता है। कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो इसको याद कर लेंगे? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजिए। गुरुजी याद क्या करना है? ये तो हमको यादें है, ये तो यादें है सर, कि पायरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पायरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, किसका? पायरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाना
किण्वन कहलाता है, किण्वन कहलाता है ये बच्चों। और ये प्रोसेस पता है किस में होता है? शराब वगैरह जब बनता है ना, शराब वगैरह में इसका बहुत मतलब है ना, शराब जहां बनता है वहां किण्वन का प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है। शराब जब बनता है उसको ढक के रखा जाता है, उसमें ऑक्सीजन जाने नहीं दिया जाता है, वहां इसका बहुत उपयोग होता है। तो मेरे बच्चे शराब जहां बनता है वहां किस प्रोसेस का प्रयोग होता है मेरे बच्चे, है ना? शराब बनाने में किण्वन का, है ना, किण्वन विधि का बहुत प्रयोग होता है, किण्वन विधि का बहुत प्रयोग होता है। लिख लीजिए, कहीं याद रहेगा कि शराब बनाने में किण्वन विधि का बहुत प्रयोग होता है ना, बहुत प्रयोग होता है, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं इसको, एल्कोहल, है ना। तो शराब बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो शराब बनाने में किण्वन विधि का बहुत प्रयोग होता है, ये भी लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, है ना, मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम अभी बात कर रहे थे ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस आप समझ गए सर। ग्लाइकोलाइसिस आप सिखाए कि कोशिका, है ना, ग्लूकोज को कोशिका द्रव के द्वारा 3-3 कार्बन वाले यौगिक, है ना, 3-3 कार्बन वाले यौगिकों में पायरुवेट के रूप में तोड़ दिया जाता है, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। आगे हम आपको समझाएं मेरे बच्चे, किण्वन, पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाना किण्वन कहलाता है। अब चलिए मेरे बच्चे देखते हैं, अब प्रोसेस में देखेंगे। अब इसको हुमच के ऑक्सीजन मिला मेरे बच्चे। अभी आप देख रहे थे कि पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो बेचारा बना दिया इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको ऑक्सीजन हुमच के दीजिए, हुमच के, तो इसको क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? यहां लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की, अरे बोलो न रे, ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब इसको हुमच के ऑक्सीजन मिलेगा, लिखिएगा। तो बताइए, जब ऑक्सीजन हुमच के मिलेगा तब ये क्या बनाएगा? तो सर अगर ये ऑक्सीजन हुमच के मिलेगा, है ना, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मेरे बच्चे, ये बनाएगा क्या? तो ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, सबसे पहला बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा? जल, और क्या बनाएगा? ऊर्जा, यानी एटीपी। ऊर्जा लिख देते हैं सीधा, ऊर्जा बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा बच्चों? ऊर्जा बनाएगा मेरे बच्चे। क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। और यही किसमें होता है? ये किसमें होता है? जितने भी जीव देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े जीव देख रहे हैं, सब में यही होता है कि पहले बच्चों ग्लूकोज बन जाता है टूट के पायरुवेट और ऊर्जा, फिर मिलता है हुमच के ऊर्जा, है ना, हुमच के ऑक्सीजन, धक धक ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन हम लोग हुमच के लेते हैं, तो क्या बनता है? तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जल और प्लस में ऊर्जा। ये किसमें होता है? ये किसमें होता है? तो बच्चों ये प्रोसेस यहां ध्यान देना कि ये किसमें होता है? ये ईस्ट में होता है। हम लिख देते हैं इस वाला, ये ईस्ट में होता है, ये ईस्ट में होता है। अब ये प्रोसेस किसमें होता है? तो बच्चों जैसे लिखेंगे, जैसे मानव, जैसे बच्चों मनुष्य, मनुष्य, गाय, बकरी, है ना मेरे बच्चे, ये सब चीज में, ये सब चीज में देखेंगे तो ये सब चीज में ऐसा होता है ना। तो आप एक प्रोसेस देखें, आप एक प्रोसेस देखें बच्चों, जहां आप ये देखें कि ऑक्सीजन बिल्कुल साफ नहीं था, बिल्कुल साफ नहीं था। और एक दूसरा प्रोसेस देखें जिसमें ऑक्सीजन हुमच के था। और एक तीसरा प्रोसेस भी देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन तो मिलता है लेकिन बच्चों बहुत कम मात्रा में, तो इसको अनुपस्थिति बोलेंगे, इसको उपस्थिति बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? जब कम मात्रा में मिले तो इसको बोलते हैं अभाव। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अभाव, यानी ऑक्सीजन का अभाव। तो यहां होगा मेरे बच्चे किसका अभाव? बताओ कमेंट बॉक्स में। तो मेरे विद्यार्थी जी, हम लिखेंगे ऑक्सीजन का अभाव। और जब मेरे बच्चे पायरुवेट को आप ऑक्सीजन कम मात्रा में दीजिएगा, जब कम मात्रा में दीजिएगा, जैसे जब हम दौड़ते हैं, जब हम दौड़ते हैं मेरे बच्चे, तो हम पूरा ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं। जब बच्चों ऑक्सीजन का अभाव होता है तब हमारे बॉडी में क्या बनता है? बताओ कमेंट बॉक्स में। तब हमारे बॉडी में क्या बनता है? तब हमारे बॉडी में बनता है कौन सा एसिड बच्चों? बताओ हमारे बॉडी में कौन सा एसिड बनता है? तो मेरे बच्चे हमारे बॉडी में बनता है बच्चों लैक्टिक अम्ल। बच्चों क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, जो बच्चों दही खाने से, जो बच्चों दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, है ना। तो बच्चों याद रखना कि अगर ऑक्सीजन, है ना, अगर पायरुवेट को, हम जब बार बार पायरुवेट कह रहे हैं, पायरुवेट समझो, पायरुवेट क्या है? पायरुवेट कुछ नहीं है, ग्लूकोज का 2 भाग है। तो जब पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा
तो बनाएगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। जब पाइरूवेट को ऑक्सीजन हुमच के मिलेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और जब पाइरूवेट को कौनी मनी ऑक्सीजन मिलेगा, थोड़ा कम ऑक्सीजन मिलेगा, तब वो बनाएगा क्या, लैक्टिक अम्ल। और बच्चों इसी अम्ल के बनने की वजह से हमारे शरीर में, हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द एवं ऐंठन महसूस होता है। दर्द एवं ऐंठन महसूस होता है मेरे बच्चे। तो बताइए इस प्रोसेस को कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरा समझ गए? एक बार दिल बनाकर भेजिए। गुरुजी इतना बढ़िया समझेंगे नहीं सर, आराम से समझ गए, दिल बनाकर भेजिए बच्चों, है ना मेरे बच्चे दिल बनाकर भेजिए, दिल बनाकर भेजिए, समझ गए तो दिल बनाकर भेजिए सब लोग। और एक बार मेरे बच्चे क्लास को सब लोग लाइक कर दीजिए, जितने भी मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। कम से कम 6000 लाइक तो होना चाहिए, सब लोग लाइक कर दीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चे अधिक व्यायाम, है ना, अधिक व्यायाम, है ना, अधिक व्यायाम, अधिक व्यायाम या दौड़ने से, अधिक व्यायाम या दौड़ने से शरीर में शरीर में थकान, शरीर में थकान या दर्द अनुभव क्यों होने लगता है ना, दर्द का अनुभव क्यों होने लगता है ना, दर्द का अनुभव क्यों होने लगता है, दर्द का अनुभव क्यों होने लगता है, क्यों होने लगता है, क्यों होने लगता है मेरे बच्चे बताइएगा, है ना। चलिए उत्तर लिख देंगे, क्यों होने लगता है, क्या आप लोग उत्तर लिख देंगे मेरे साथ? आप लोग उत्तर लिखिए बच्चों लिखेंगे जब हम अधिक तेज दौड़ते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम दौड़ते हैं, है ना, जब हम दौड़ते हैं, है ना, जब हम दौड़ते या व्यायाम करते हैं, जब हम दौड़ते या व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में, है ना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का, बच्चों बताओ ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है या ऑक्सीजन का अभाव होता है? तो लिखेंगे जब हम दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का मेरे बच्चे अभाव होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, अभाव हो जाता है, फुल स्टॉप। ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में पाइरूवेट क्या करता है? ऑक्सीजन के अभाव में पाइरूवेट है ना लैक्टिक अम्ल बनाता है ना, पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, फुल स्टॉप। इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से, इसी लैक्टिक अम्ल के कारण इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में थकान या हमारे शरीर में थकान या दर्द महसूस होने लगता है। कितने ऐसे वीर बलवान हैं जो इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, या मेरे बच्चे समझ में आ गया तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए, गुरुजी जीयूडी हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चों बताइए कि अधिक व्यायाम या दौड़ने से हमारे शरीर में या हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है, तो हम आराम से लिख देंगे कि भैया जब दौड़ेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होगा, और ऑक्सीजन का जब अभाव होगा तो हमारा जो पाइरूवेट है वो क्या बनाएगा, वो लैक्टिक अम्ल बनाएगा, और लैक्टिक अम्ल ही क्या करता है, शरीर में दर्द को पैदा करता है। समझ गए? तो मेरे बच्चे जल्दी से बताइए, हो गया? हो गया तो सब लोग लिखकर भेजिए यस गुरुजी, हो गया, जल्दी से बताइए, हो गया। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बच्चों सीखते हैं एटीपी के बारे में, बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है मेरे बच्चे। चलिए तो पहले हम श्वसन का परिभाषा लिख दें। अच्छा चलिए लास्ट में लिखेंगे श्वसन का परिभाषा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ऊर्जा बना, ध्यान दीजिएगा, C6H12O6 में हम मिला दिए ऑक्सीजन तो बन गया CO2
प्लस में वाटर और प्लस में बना ऊर्जा। तो बच्चों हमारे शरीर में जो ऊर्जा बना मेरे बच्चे, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बना, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बना वो किसके कारण बना, ये बताओ किसके कारण बना? हमारे शरीर में जो ऊर्जा बना वो किसके कारण बना, बताइएगा। तो कारण लिखेंगे मेरे बच्चे ग्लूकोज के कारण। किसके कारण बना? किसके कारण बना? ग्लूकोज के कारण बना बच्चों। इसीलिए याद रखना हमें, है ना, ग्लूकोज के कारण बना हमारे कोशिका में हमारे कोशिका में जो मेरे बच्चे ऊर्जा बना वो ग्लूकोज के कारण बना। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इसीलिए पहला पॉइंट लिखेंगे कि मेरे बच्चे ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं मेरे बच्चे। ऊर्जा तो ईंधन से ही बनेगा ना, तो मेरे बच्चे इसलिए ग्लूकोज को कोशिका का क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। अब आइए मेरे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, ईंधन कहते हैं। अब बात करते हैं एटीपी का फुल फॉर्म बच्चों, है ना। ये जो एटीपी है मेरे बच्चे, एटीपी का, है ना, पूरा नाम क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम मेरे बच्चे बताइएगा। एटीपी के रूप में, एटीपी क्या है? एक ऊर्जा का बच्चों, एक ऊर्जा का यौगिक है, एक बहुत सारा ऊर्जा उसके अंदर में है। एटीपी बच्चों यानी पोटरी समझिए, ध्यान दीजिएगा। एटीपी क्या है? ऊर्जा का पोटरी। बोलिए, जब भी हम बोलेंगे एटीपी क्या है तो बच्चों क्या कहना है? एटीपी कुछ नहीं है, ऊर्जा का पोटरी है। ऊर्जा का पोटरी, ऊर्जा का पोटरी मानते हैं? कभी कपड़ा का पोटरी बनाए हैं आप लोग? ढील के बाद देते हैं। तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन। क्या नाम है? एडिनोसाइन बच्चों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, ट्राइफॉस्फेट बच्चों, है ना। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि बच्चों एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब मेरे बच्चों ये जो एटीपी है इसे कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा, है ना, ऊर्जा मुद्रा। मुद्रा माने पैसा, तो ऊर्जा मुद्रा, है ना। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। याद रखिएगा एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा, है ना। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, है ना। एटीपी को और क्या कहते हैं, है ना? एटीपी को मेरे बच्चे, एटीपी को और क्या कहते हैं? एटीपी को और क्या कहते हैं? है ना, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी को मेरे बच्चे क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा को, है ना, एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं, है ना मेरे बच्चे। ऊर्जा, है ना, क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं, एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एक ठो और लिखिएगा, एक ठो और लिखिएगा, नंबर 5, है ना। एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं मेरे बच्चे। एटीपी को एक चीज और कहते हैं, रुक जाइए, एटीपी को एक चीज और कहते हैं। एटीपी को, है ना मेरे बच्चे, क्या कहते हैं? एटीपी को एक चीज और कहते हैं, सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं। ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक मेरे बच्चे, इसे ऊर्जा, है ना। एटीपी को ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक, ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं, है ना। ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं, सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं। तो मेरे बच्चे याद रखना है कि एटीपी को ऊर्जा का, एटीपी को ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं, है ना, सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं। चलिए, अगर यहां तक हो गया मेरे बच्चे, यहां तक हो गया तो एक बार यस लिख करके भेजिए। अब हम लोग चलते हैं फिर से कहां पर? श्वसन की परिभाषा में। अब हम लोग फिर से चलते हैं श्वसन की परिभाषा में और बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। आराम आराम से, घबराइएगा मत, घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने कहा मेरे बच्चे कि ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी को जैव ऊर्जा कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहते हैं। हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों कहां पर? अब हम लोग चलते हैं परिभाषा के पास। तो लिखिएगा बच्चों श्वसन की परिभाषा, है ना मेरे बच्चे। क्या लिखेंगे? श्वसन की परिभाषा लिखिए, परीक्षा में एकदम पूछता है मेरे बच्चे। श्वसन की परिभाषा, है ना, श्वसन की परिभाषा,
श्वसन की परिभाषा इस बार भी पूछा गया था एग्जाम में 2025 में। श्वसन की परिभाषा लिखें बच्चों। तो श्वसन की परिभाषा क्या लिखना है मेरे बच्चे? श्वसन की परिभाषा, ध्यान दीजिएगा, श्वसन की परिभाषा लिखेंगे बच्चों। श्वसन की परिभाषा तो उत्तर लिखेंगे मेरे बच्चे, है ना, है ना। श्वसन की परिभाषा लिखेंगे मेरे बच्चे। श्वसन, श्वसन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, एक क्रिया नहीं कह सकते हैं इसमें। श्वसन क्रियाओं का कैसा रूप है मेरे बच्चे? श्वसन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है बच्चों। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इसमें सबसे पहले, इसमें सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर, वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर, इसमें सबसे पहले वातावरण से, इसमें सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर, इसमें सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब जो कोशिका है ना, ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच गया, अब क्या होगा? पहुंचाया जाता है। कहते हैं बच्चों, है ना, है ना, ऑक्सीजन, है ना, है ना, पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है। श्वसन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। इसमें सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है। उसके बाद मेरे बच्चे, है ना, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित, जो कोशिका में पहले से ग्लूकोज है, ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित ग्लूकोज का, है ना, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का, है ना, का, बच्चों याद रखना, यहां पर एंजाइम भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यहां पर एंजाइम को भी लिख सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का, है ना, ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत, है ना, क्या लिखेंगे, है ना, ऑक्सीकृत, ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत कर, ऑक्सीकृत कर, ऑक्सीकृत कर, ऑक्सीकृत कर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा जल एवं, जल एवं ऊर्जा में, जल एवं ऊर्जा में बदल देता है, बदल देता है। फुल स्टॉप। ऊर्जा, ऊर्जा शरीर में संचित रहती है, ऊर्जा शरीर में संचित, शरीर में संचित रहती है, रहती है, जबकि, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल शरीर से बाहर निकल जाता है, जल शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, है ना। तो मेरे बच्चे ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है बच्चों। आप देखो, अगर आपको, अगर ऑक्सीजन, अगर आपको श्वसन को समझना है तो इस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने लिखा बच्चों, जैसा कि मैंने लिखा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर आप पिछले बार कुछ और पढ़ाए थे, अभी कुछ और पढ़ाते हैं। तो हम बच्चों अपडेट होते जाते हैं, हम सजीव हैं। हम सजीव हैं कि निर्जीव हैं, जल्दी बताओ। सर सजीव हैं, सजीव हैं। और सजीव बच्चों, है ना, नॉलेज के आधार पर चेंज होता रहता है। जो जो, है ना, जब जब हम
हमेशा पढ़ेंगे चेंज होता रहता है। कहते हैं श्वसन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। इसमें सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत कर कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा में बदल देता है ना। ऊर्जा शरीर में संचित रहती है, जबकि CO2 एवं जल शरीर से बाहर निकल जाता है। इसमें क्या अलग लिखे हैं मेरे बच्चे? इसमें हम क्या अलग लिखे? जो हम बोले हैं वही लिखे हैं, ठीक है। अगर बोलेंगे सीधा किताबी भाषा लिखने के लिए, आप लोग बताइए ये भाषा ठीक है? जिनको लगता है ठीक है तो वो लोग एक दबाइए कि गुरुजी ठीक है। जिनको लगता नहीं सर सीधा किताबी भाषा लिख दीजिए, जो किताब में दिया है वही उतार दीजिए, तो बोलिए हम जो किताब में दिया है उसी को उतार दें। हम वो भी कर सकते हैं, जो किताब में दिया है उसको देख देख करके उतार देंगे, बिल्कुल। मेरे बच्चे अब इसको समझाना है समीकरण के माध्यम से, ठीक है। तो जो किताब में लिखा है मेरे बच्चे, है ना, उसको मत पढ़िए, है ना। कुछ अपने परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा, तब मेरे बच्चे आपको नंबर मिलेगा, है ना। श्वसन का समीकरण, अब मेरे बच्चे श्वसन का समीकरण लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। जब भी लिखोगे तो मैंने कहा कि C6H12O6 ग्लूकोज है, इसमें मिला ऑक्सीजन, और बच्चों एंजाइम का भरपूर सहयोग रहा, सहयोग तो होता ही है एंजाइम का, तब आप बना पाए कार्बन डाइऑक्साइड, बना पाए बच्चों आप वाटर, और आप बना पाए ऊर्जा। अब इसको संतुलित भी कर लेना मेरे बच्चे। संतुलित करने में यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 लग जाता है। ये आपका बच्चों समीकरण, है ना, ये आपका संतुलित हो गया, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों बताइए कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए तो बताइए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों श्वसन के प्रकार, है ना, बहुत जरूरी चीज है ये, श्वसन के प्रकार, है ना। श्वसन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे मेरे बच्चे। आप बताइए कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम एक बीच में श्वसन लिख दें मेरे बच्चे, तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। तो श्वसन मेरे बच्चे, श्वसन आप लोग पढ़े होंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन मेरे बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, है ना। श्वसन का 2 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार का नाम बताइए। पहला प्रकार है मेरे बच्चे अवायवीय शोषण। पहला क्या है? अवायवीय शोषण। और दूसरा प्रकार बताइए बच्चों क्या है? श्वसन का दूसरा प्रकार है जिसका नाम है बच्चों वायवीय शोषण, है ना, वायवीय शोषण, है ना। तो एक है बच्चों अवायवीय शोषण और दूसरा है मेरे बच्चे, है ना, क्या है? अवायवीय शोषण और ये है वायवीय शोषण, ठीक है। अब हम समझते हैं, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कि बच्चों ये अवायवीय शोषण क्या होता है ना। पहले हम आपको समझाएंगे कि अवायवीय शोषण क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये हमारी कोशिका है और कोशिका के अंदर में क्या पाया जाता है? कौन सा द्रव पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर में पाया जाता है कोशिका द्रव। मैंने बताया था कोशिका के अंदर में कोशिका द्रव होगा, कोशिका के अंदर में कोशिका द्रव होगा और मेरे बच्चे यहाँ पर ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का मेरे बच्चे कोशिका द्रव में, है ना, कोशिका द्रव में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, तो कहते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, जब बच्चों ग्लूकोज कोशिका द्रव में ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मेरे बच्चे ग्लूकोज का, बताओ यहां पर अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ग्लूकोज का मेरे बच्चे है ना, ग्लूकोज जो है पूर्ण ऑक्सीकरण होगा इसका या अंशतः ऑक्सीकरण होगा मेरे बच्चे? बताओ, बताइए कि यहां पर ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होगा या अंशतः? मेरे बच्चे अंशतः मतलब कम मात्रा में। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर क्या होगा मेरे बच्चे? अंशतः ऑक्सीकरण होगा, है ना, ऑक्सीकरण क्या होगा? अंशतः ऑक्सीकरण होगा। जब मेरे बच्चे ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकरण हो और जिससे बच्चों कम ऊर्जा बने, है ना, कम ऊर्जा बने तो इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को अवायवीय शोषण कहते हैं। इसी को अवायवीय शोषण कहते हैं मेरे बच्चे कि जब है ना, इसी को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं?
अवायवीय शोषण कहते हैं। यहाँ ग्लूकोज का कम मात्रा में ऑक्सीकरण होता है। यहाँ ग्लूकोज का कम मात्रा में ऑक्सीकरण होता है। आइए बच्चों उसी चीज को यहाँ पर लिखते हैं, है ना। इसी चीज को यहाँ पर लिखते हैं मेरे विद्यार्थी जी। अवायवीय शोषण किसे कहते हैं, पहले समझिएगा आप लोग अच्छे से। एग्जाम में अगर पूछ ले अवायवीय शोषण, पूछबे करता है, अवायवीय शोषण किसे कहते हैं, अवायवीय शोषण किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चे मेरे साथ में लिखिएगा। देखिए मेरा उत्तर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन अपनी भाषा में होगा मेरे बच्चे। अवायवीय शोषण किसे कहते हैं तो लिखेंगे 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 मेरे बच्चे सॉरी, है ना। ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति में, ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति में, है ना, ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति में अंशतः अंशतः अंशतः, है ना। अभी एक लाइन लिखे थे बच्चों हाँ, ग्लूकोज मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे, बताओ मिटा दे, लाइन नहीं बैठ रहा है। तो ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर, है ना, ऐसे अच्छा लग रहा है। जब जब ग्लूकोज जब ग्लूकोज वायु की अनुपस्थिति में, 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 वायु की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर, है ना, है ना, ऑक्सीकृत होकर, अंशतः ऑक्सीकृत होकर, है ना, ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर, है ना, जब ग्लूकोज वायु की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर होकर इथेनॉल, है ना, इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है ना, इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है, कम मात्रा में ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है, कॉमा तो, है ना, देता है, तो इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। तो इसे अवायवीय शोषण कहते हैं, इसे अवायवीय शोषण कहते हैं, इसे इसे अवायवीय शोषण कहते हैं, अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। तो मेरे बच्चे अच्छा लाइन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, अच्छा लाइन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या याद कर लेंगे आप लोग, बताइए। लिखेंगे जब ग्लूकोज वायु की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर, अंशतः मतलब थोड़ी सी मात्रा में, कम मात्रा में, अंशतः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है, तो इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। तो इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। मेरे बच्चे इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखते हैं। अवायवीय शोषण कहते हैं, यह शोषण कहाँ होता है, बताओ कमेंट बॉक्स में। यह शोषण, यह मेरे बच्चे हम यहाँ पर स्टार देके लिख देते हैं, स्टार देके लिख देते हैं कि यह शोषण कोशिका द्रव में होता है। यह शोषण कहाँ होता है, यह शोषण कोशिका द्रव में होता है, यह शोषण कोशिका द्रव में होता है, यह शोषण कोशिका द्रव में होता है ना, यह शोषण कोशिका द्रव में होता है। और दूसरी बात बच्चों, इसमें कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है बताइए, तो लिखेंगे मेरे बच्चे इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 2 एटीपी ऊर्जा का, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि, है ना, मेरे विद्यार्थी जी, हमने लिखा कि यह शोषण कोशिका द्रव में होता है और इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है।
तो मेरे बच्चे क्या याद रख पाएंगे, जल्दी से बताइए। यस यस लिख करके भेजेंगे। एक बच्चा कह रहा गुरुजी आपको पढ़ाने नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता है बाबू, बिल्कुल नहीं आता है, एकदम पगला गए हैं हम। तो यस लिख करके भेजिए, यस लिख करके भेजिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लोग बच्चों मुराद पूरी नहीं होने पर अपना भगवान बदल लेते हैं, मन की इच्छा पूरी नहीं होने पर भगवान को गाली देते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम ये आपसे क्यों उम्मीद करें कि आप सब हमको अच्छा कहेंगे, कुछ तो लोग होंगे। तो बच्चों जब ग्लूकोज वायु की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है तो इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। यह शोषण कोशिका द्रव में होता है, यानी एक के चरण में होता है, और इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। सर ऑक्सीजन नहीं होगा, नहीं नहीं, इसमें ऑक्सीजन कहां से होगा, बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे, बताइए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वायवीय शोषण। अब क्या पढ़ेंगे, वायवीय शोषण। लिखिए बच्चों, वायवीय शोषण किसे कहते हैं, है ना, वायवीय शोषण, है ना, वायवीय शोषण किसे कहते हैं, है ना, किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चे, है ना, किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरे बच्चे ऑक्सीजन, है ना, ये यहाँ पर बच्चों ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। लिखेंगे बच्चों, उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे वायवीय शोषण में, है ना, लिखेंगे कि बच्चों इस शोषण में, है ना, इस शोषण में, है ना, इस श्वसन में, इस श्वसन में, इस श्वसन में, इस श्वसन में में ग्लूकोज, है ना, इस श्वसन में में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उपस्थिति में ग्लूकोज, ग्लूकोज पूर्णतः, यहां पर अंशतः नहीं होगा, यहां पूरी तरह से। तो लिखेंगे इस शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर, पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर, पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर, पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर, होकर होकर अधिक मात्रा में, है ना, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में बच्चों, अधिक मात्रा में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऊर्जा देता है, या फिर आप लिख सकते हैं अधिक मात्रा में, है ना, इस शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर, होकर होकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, H2O एवं अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, एवं अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या देता है बच्चों, बताओ कमेंट बॉक्स में, ऊर्जा, अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। यहाँ एगो लाइन लिखना हम भूल गए, यह शोषण किस में होता है, तो यह शोषण इष्ट में पाया जाता है, यह शोषण इष्ट, एक कोशिका जीव है, यह शोषण इष्ट में पाया जाता है। यहाँ पर हम लिखना भूल गए थे, आप लोग लिख दीजिए कि यह शोषण इष्ट में पाया जाता है, यह शोषण इष्ट में पाया जाता है। आइए बच्चों अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने कहा कि इस शोषण, है ना, इस शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज मेरे बच्चे ग्लूकोज यहाँ होगा, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर CO2 H2O एवं अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, अध्ययन ऊर्जा देता है। क्या आप जानते हैं कि यह प्रोसेस कितने चरण में होता है बच्चों, बताइए। वायवीय शोषण कितने चरणों में होता है, आइए हम आपको बताते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये वाला पार्ट है कोशिका, ये क्या है, कोशिका, और कोशिका में पूरा भरा पड़ा रहता है कौन सा द्रव, पूरा भरा है मेरे बच्चे, कोशिका के अंदर भरा होता है कोशिका द्रव, है ना, कोशिका द्रव। जैसे बच्चों ग्लूकोज मिला, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें ग्लूकोज गया C6H12O6, जैसे ग्लूकोज मिला तो इसको ये तोड़ा किसमें, पायरूवेट में, किसमें तोड़ेगा, ये मेरे बच्चे तोड़ देगा पायरूवेट। पायरूवेट ही नहीं, साथ में कुछ ATP ऊर्जा भी मिलती है, तो पायरूवेट और ATP में तोड़ देता है। तो मेरे बच्चे अब इसको क्या मिला, ऑक्सीजन, है ना। अब ये चला गया कहाँ, अब ये चला गया मेरे बच्चे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चला गया मेरे बच्चे, माइटो, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसके साथ क्या मिल गया, इसके साथ क्या मिल गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसके साथ पायरूवेट पहले से था, है ना, पायरूवेट, है ना, पायरूवेट
वेट और प्लस में एटीपी था और प्लस में जुड़ गया बच्चों ऑक्सीजन, मिल गया। इसके बाद मेरे बच्चे क्या बना, इसके बाद बना बच्चों क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना, जल, और प्लस में बच्चों अधिक मात्रा में धगधगा करके ऊर्जा बना। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि जो वायवीय शोषण होता है वो 1 चरणों में होता है या 2 चरणों में होता है, बताइए। जो वायवीय शोषण होता है वो 1 चरणों में होता है या 2 चरणों में होता है। तो इसका पहला चरण देखेंगे, पहला चरण बच्चों कोशिका द्रव में पूरा होता है। इसका दूसरा चरण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। तो यह बच्चों 2 चरणों में होता है, याद रखिएगा। पहला चरण में ये बच्चों है ना, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, टूटा पायरुवेट और किसमें, एटीपी में, और ये जगह है ना, ये गया कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के बच्चों ये क्या बना दिया, ये CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊर्जा बना दिया। तो ये 2 चरणों में होता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, है ना, ये विशेष चरणों में होता है। मेरे बच्चे यहाँ लिखेंगे लिखेंगे अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। तो इसके बारे में जब हम विशेषता लिखेंगे, इसकी जब विशेषता लिखेंगे मेरे बच्चे, लिखेंगे वायवीय शोषण की विशेषता, है ना, वायवीय शोषण की विशेषता, है ना, वायवीय शोषण की विशेषता, वायवीय शोषण की विशेषता लिखिए थोड़ा सा बच्चों, जल्दी लिखिए। वायवीय शोषण की विशेषताएं, तो पहले बताओ कि यह बच्चों, यह जो श्वसन है, वायवीय शोषण की जब हम विशेषता लिखेंगे तो पहले बताओ यह जो है बच्चों, यह जो श्वसन है नंबर 1 पहली विशेषता लिखेंगे कि बच्चों नंबर 1 यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। लिखिए मेरे साथ में कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पहला विशेषता हो गया, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है बच्चों, दूसरी विशेषता ये है, यह है ना, इसमें ग्लूकोज का बोलो अंशतः या पूर्णतः, तो लिखेंगे बच्चों पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है बच्चों, पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, याद रखिएगा। इसमें बच्चों, इसमें कितना ऊर्जा एटीपी बनता है ना, तो लिखेंगे यह बच्चों, यह है ना यह 2 चरणों में पूरा होता है, यह 2 चरणों में यानी 2 स्टेप में, यह 2 चरणों में पूरा होता है, यह 2 चरणों में पूरा होता है। याद रखना बच्चों, इसका पहला चरण कोशिका द्रव, इसका पहला चरण कोशिका द्रव एवं दूसरा चरण है ना, एवं दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। इसका पहला चरण मेरे बच्चे, इसका पहला चरण अगर हम देखें, इसका पहला चरण है ना, इसका पहला चरण हम देखें तो पहला चरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, और दूसरा चरण मेरे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें, है ना, लिखेंगे मेरे बच्चे इसमें, है ना, इसमें CO2 H2O एवं मेरे बच्चे एवं ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे लिखेंगे बच्चों इस प्रकार के श्वसन में मेरे बच्चे बताइए कितना एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। इस प्रकार के श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। तो मेरे बच्चे कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो गर्दा छोड़ा देंगे, बताइए कि सर अगर वायवीय शोषण पूछको एग्जाम में, है ना, अगर वायवीय शोषण एग्जाम में पूछा तो कौन कौन ऐसे बच्चा हैं जो गर्दा उड़ा देंगे। जीयूडी लिखकर भेजिए कि सर सब कुछ याद है सर, है ना, सब कुछ ऐसा लगता है दिमाग में जैसे घूम रहा है सर, है ना, जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे सर, सब कुछ दिमाग में घूम रहा है दिमाग में कि बच्चों उस वाले शोषण में ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां पर बच्चों ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण नहीं,
अंशतः ऑक्सीकरण लिखेंगे, यहाँ पर हम पूर्णतः ऑक्सीकरण लिखेंगे। मेरे बच्चे, इस शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर CO2 H2O एवं अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यह 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण कोशिका द्रव, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। मेरे बच्चे, इस प्रकार के शोषण में 38 ATP ऊर्जा बनती है। सर गर्दा उड़ा देंगे, सर गर्दा उड़ा देंगे। अब एग्जाम में पता है क्या पूछा जाएगा? आप इतना पढ़ के जाइए, पर परीक्षा में पूछा जाएगा कि मेरे बच्चे अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में अंतर लिखें। मेरे बच्चे, परीक्षा में पूछा जाएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा मेरे बच्चे वायवीय, है ना, पहले मेरे बच्चे अवायवीय, है ना, अवायवीय एवं मेरे बच्चे वायवीय शोषण में, है ना, वायवीय श्वसन में अंतर लिखें, है ना, श्वसन में अंतर लिखें। सर जी गर्दा छोड़ा देंगे सर, एकदम सही कह रहे हैं। ऐसा गर्दा छोड़ाएंगे, ऐसा गर्दा छोड़ाएंगे कि क्या बताएं सर, है ना। चलिए, तो कौन कौन से विद्यार्थी जी हैं जो अंतर लिख सकते हैं? वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में अंतर लिखें। तो जब भी उत्तर लिखेंगे तो पहला उत्तर लिखिएगा कि बच्चों निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखना है बच्चों? है ना, अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण एवं वायवीय शोषण में, एवं वायवीय शोषण में, मेरे साथ लिखिए, वायवीय शोषण में बच्चों निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखना है बच्चों? निम्नलिखित अंतर है बच्चों, निम्नलिखित अंतर है, लिख करके डैश देना बच्चों। अब एक प्यारा सा कॉलम बनाना, प्यारा प्यारा प्यारा, है ना, प्यारा सा कॉलम बनाना। और मेरे विद्यार्थी जी इसको 2 भाग में, अरे 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 ये कौन ची हो गया, है ना, प्यारा सा कॉलम बनाना और मेरे विद्यार्थी जी इसको 2 भाग में बांट देना। ठीक है ना, 2 भाग में बांट देना। यस सर, ठीक है ना, 2 भाग में बांट देना। और बांटने के बाद मेरे बच्चे एक तरफ क्या लिखना, एक तरफ क्या लिखना, एक तरफ लिखना बच्चों वायवीय शोषण, एक तरफ क्या लिखना, एक तरफ लिखना सॉरी अवायवीय, एक तरफ लिखना अवायवीय शोषण, एक तरफ लिखना बच्चों अवायवीय शोषण, और दूसरी तरफ क्या लिखना बच्चों, दूसरी तरफ लिखना वायवीय शोषण। क्या लिखना बच्चों? वायवीय शोषण। क्या लिखना? वायवीय शोषण। बताइए, तो पहला बच्चों सबसे पहला लिखेंगे नंबर फर्स्ट बच्चों, नंबर फर्स्ट 1 नंबर पॉइंट इस तरफ लिखेंगे, नंबर 1 नंबर पॉइंट लिखेंगे, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण अनुपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मेरे बच्चे इस तरफ लिखेंगे यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस तरफ क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, होता है, फुल स्टॉप। इसमें ग्लूकोज का नंबर दूसरा, इसमें ग्लूकोज का, इसमें ग्लूकोज का अंशतः ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का अंशतः ऑक्सीकरण होता है। मेरे बच्चे इसमें ग्लूकोज का अंशतः ऑक्सीकरण होता है। यहाँ लिखेंगे बच्चों इसमें ग्लूकोज का मेरे बच्चे पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। मेरे बच्चे इसका पूरा प्रोसेस कोशिका द्रव में पूरा होता है ना, है ना। यह श्वसन, है ना, यह श्वसन, है ना, कोशिका द्रव में होता है, यह श्वसन कोशिका द्रव में होता है। लिख दिए मेरे बच्चे। इस तरफ में लिखेंगे मेरे विद्यार्थी जी, है ना, यह श्वसन, है ना, इस श्वसन का पहला चरण लिख देते हैं, इस श्वसन का पहला चरण, इस श्वसन का पहला चरण, इस श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव में, है ना, इस श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव में, एवं दूसरा चरण, एवं दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। पहला चरण कोशिका द्रव में एवं दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
तो मेरे बच्चे लिख दिए तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी लिख दिए, हल्के में मत लीजिए। 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है मेरे बच्चे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। लिख लिए हैं तो यस लिख कर भेजिए। गुरुदेव आपके साथ हम लिख रहे हैं, आपके साथ में हम लिख रहे हैं, लिख करके भेजिए, यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी 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 हो गया है। आपके साथ लिख रहे हैं, यस लिख करके भेजिए कि हो गया है। हाँ, कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बस पॉइंट को देखना, यहाँ है अनुपस्थिति, यहाँ है उपस्थिति। यह ग्लूकोज का यहाँ इसमें ग्लूकोज का अंशतः ऑक्सीकरण होता है, यहाँ ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। यह श्वसन कोशिका द्रव में होता है, यह श्वसन बच्चों है ना, पहला चरण कोशिका द्रव में, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी, लिख लिए है ना, लिखना है साथ में, रंगबाजी नहीं करना, साथ में लिखना मेरे बच्चे सब लोग। आइए बढ़ते हैं आगे, आगे बच्चों इसको और बनाते हैं। कोई बोलेगा भूख लगा प्यास लगा, भूख प्यास लगने से टॉपर नहीं बनिएगा बाबू, भूख प्यास लगने से टॉपर नहीं बनिएगा, है ना। लग गया तो चुपचाप खा लीजिए, है ना, है ना, पूरा सबको जनाने से टॉपर नहीं बनिएगा। लिखिए मेरे बच्चे, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है ना। इसमें 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 बच्चों, इसमें इथेनॉल है ना, इसमें इथेनॉल एवं CO2 का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। इसमें इथेनॉल एवं CO2 का निर्माण होता है। इस तरफ बताइए बच्चों किसका किसका निर्माण होता है। इस तरफ हम लिखेंगे मेरे बच्चे, इसमें CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है, एवं ऊर्जा का निर्माण होता है, एवं ऊर्जा का निर्माण होता है, एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। मेरे बच्चे बताइए इसमें कितनी ATP ऊर्जा बनती है। तो लिखेंगे मेरे बच्चे, इसमें 2 ATP ऊर्जा बनती है ना, इसमें 2 ATP ऊर्जा बनता है ना, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ हम लिखेंगे मेरे बच्चे, इसमें है ना, इसमें 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। मेरे बच्चे यह श्वसन मेरे बच्चे लिखेंगे, यह श्वसन ईस्ट में है ना, यह श्वसन ईस्ट में पाया जाता है, यह श्वसन ईस्ट में पाया जाता है। और यहाँ लिखेंगे बच्चों है ना, यह श्वसन मानव है ना, यह श्वसन मानव जानवर इत्यादि में पाया जाता है, इत्यादि में पाया जाता है, इत्यादि में पाया जाता है बच्चों, है ना। तो आपने लिखा बच्चों, बहुत ध्यान से लिखा। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप लोगों को ये फील हो रहा होगा कि मेरे बच्चे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो गर्दा उड़ा देंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर अगर हमसे पूछा जाए है ना, अगर हमसे पूछा जाए वायवीय शोषण एवं अवायवीय शोषण में अंतर, तो हम तो गर्दा उड़ाइए देंगे सर। अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि वायवीय शोषण किसे कहते हैं, सिर्फ वायवीय शोषण, तो गर्दा उड़ाइए देंगे सर। अगर आपसे पूछा जाए अवायवीय शोषण किसे कहते हैं, तो भी गर्दा उड़ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे श्वसन की परिभाषा, तब भी आप गर्दा उड़ा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे किण्वन किसे कहते हैं, तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे अधिक व्यायाम या दौड़ने से शरीर में थकान या दर्द अनुभव क्यों होता है, तो लिख देंगे। अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, तो लिख देंगे। तो देखिए हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ और क्या पढ़ाएं बच्चों बताइए। गुरुजी आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें क्वेश्चन आंसर भी कराते जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी कराते जा रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव का तो लिमिट नहीं है, इतना ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव का कोई लिमिट नहीं है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे। यस गुरुजी आगे बढ़ते हैं। अब ये था बच्चों, अब हम लोग आगे जब पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चे, जब हम खास तौर पर हम लोग पढ़ेंगे है ना, खास तौर पर जब हम लोग को पढ़ना होगा इसके बाद मेरे विद्यार्थी जी, है ना, खास तौर पर इसके बाद हमें जो पढ़ना है
वो पौधों में श्वसन पढ़ना है। क्या पढ़ना है ना कि बच्चों है ना, क्या पढ़ना है, पौधों में श्वसन। तो लिखिएगा बच्चों, हेडलाइन लिखिएगा मेरे विद्यार्थी जी कि पौधों में श्वसन, है ना, पौधों में श्वसन बच्चों, है ना, पौधों में श्वसन, है ना। चलिए, पौधों में श्वसन हम आप लोग को पढ़ाएंगे। मेरे बच्चे आप लोग बताइए कि जो पौधों में श्वसन होता है, सबसे पहली बात कि पौधे क्या ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं, तो ये बताइए बच्चों, है ना, पौधे ग्रहण क्या करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, पौधे क्या लिखेंगे, पौधे, पौधे मेरे बच्चे ग्रहण क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, है ना, CO2 ग्रहण करते हैं। याद है आपको, CO2 ग्रहण करते हैं बच्चों। पौधों में क्या होता है कि पौधों में क्या होता है मेरे बच्चे, CO2 ये लोग ग्रहण करते हैं बच्चों, ठीक है ना, और क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। एवं मेरे बच्चे हम लोग का जस्ट उल्टा, एवं O2 छोड़ते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, है ना, हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग बच्चों ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये लोग उल्टा करता है, ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। इसीलिए मेरे बच्चे बैलेंस बना हुआ है। अब सोचिए, अगर पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, क्या मनुष्य का जीवन हो पाएगा? अगर पौधे नहीं रहेंगे तो क्या मनुष्य का जीवन हो पाएगा? यस और नो, सिर्फ मुझे उत्तर चाहिए, यस और नो। नहीं रह पाएगा बच्चों, है ना। चलिए बच्चों, पौधों में आप लोग पढ़े होंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कब होता है मेरे बच्चे, है ना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण बच्चों बताओ, है ना, दिन रात दोनों होता है या सिर्फ दिन में होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। इस बात को याद रखना बच्चों, केवल दिन में होता है। लेकिन बच्चों पौधों में श्वसन कब कब होता है बताइए? तो लिखेंगे पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन बच्चों, श्वसन दिन रात दोनों हमेशा होता है। दिन रात यानी बच्चों हम लिख सकते हैं कि हमेशा होता है ना। पौधों में मेरे बच्चे जो श्वसन होता है वो हमेशा होता है, दिन रात दोनों, है ना। श्वसन तो हमेशा होता है। मेरे बच्चे पौधों में श्वसन कहाँ कहाँ से होता है? मेरे बच्चे बताइए, पौधों में श्वसन कहाँ कहाँ से होता है? तो चलिए हम आपके पास बच्चों एक पौधा बनाते हैं। मेरे विद्यार्थी जी, हम आपके लिए एक प्यारा सा पौधा बनाते हैं। ये हम आपके पास बच्चों एक प्यारा सा पौधा बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए, पौधों में मेरे बच्चे जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जब लेते हैं तो मेरे बच्चे ये पत्तियों के द्वारा भी लेते हैं, है ना, मेरे बच्चे जड़ के द्वारा भी ले सकते हैं, है ना, और मेरे विद्यार्थी जी ये जो इनके सतह हैं इनसे भी ले सकते हैं। मतलब हर जगह से, यानी बच्चों श्वसन जो होता है पौधों में वो कोई फिक्स एक जगह नहीं है कि पत्ती से ही होता है, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्तियों से होता है, हर जगह से होता है। तो याद रखिएगा, पौधों का कोई श्वसन अंग नहीं है मेरे बच्चे, पौधे का कोई श्वसन अंग नहीं होता है मेरे बच्चे, वो कहीं से भी हो जाता है। तो लिखेंगे मेरे विद्यार्थी जी कि पौधों में, है ना, क्या लिखेंगे, पौधों में पौधों में, है ना, पौधों में कोई, है ना, पौधों में कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है, कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है, कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है, श्वसन अंग नहीं होता है ना, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, फुल स्टॉप, है ना। लिखेंगे इसमें, है ना, इसमें पत्ती, तना एवं जड़ जड़ सभी भागों से श्वसन होता है, सभी भागों से, है ना, सभी भागों से श्वसन होता है, सभी भागों से श्वसन होता है मेरे बच्चे, सभी भागों से श्वसन होता है। यहाँ पर बच्चों पत्ती से भी हो जाता है, जड़ से भी हो जाता है, तना से भी हो जाता है, सभी भागों से हो जाता है, याद रखिएगा। तो जो पॉइंट लिखे उसको ध्यान रखिएगा। पौधों, है ना, पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, है ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, लेकिन बच्चों श्वसन दिन रात दोनों होता है। पौधों में कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है। पौधों में पत्ती, तना एवं जड़ सभी भागों से श्वसन होता है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तो बताइए बच्चों कि मुख्य रूप से गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में मुख्य रूप से गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? लिखिएगा, तो लिखेंगे
पौधे में मुख्य रूप से मुख्य रूप से है ना, मुख्य रूप से गैस का आदान प्रदान है ना, गैस का आदान प्रदान, पौधे में मुख्य रूप से गैस का आदान प्रदान है ना। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा है कि पौधे में मुख्य रूप से गैस का आदान प्रदान रंध्र है ना, रंध्रों यानी जिसको स्टोमाटा बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमाटा के द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा, रंध्रों के द्वारा होता है, अर्थात मेरे बच्चे स्टोमाटा के द्वारा होता है। मेरे बच्चे किस क्रिया द्वारा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, या पौधों में है ना, पौधों में गैसों का आदान प्रदान है ना, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा, तो लिखना बच्चों विसरण क्रिया द्वारा होता है ना, जिसको बच्चों डिफ्यूजन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन है ना, यानी विसरण क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है ना, विसरण को है ना, विसरण क्रिया द्वारा होता है। बच्चों रंध्र को कंट्रोल कौन करता है, जो रंध्र बच्चों पत्तियों का रंध्र खुलता है और बंद होता है, तो पौधों के जो रंध्र होते हैं, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, उसको नियंत्रित कौन करता है, तो द्वार कोशिकाएं। तो लिखना बच्चों कि है ना, पत्तियों में है ना, पत्तियों के है ना, पत्तियों के रंध्रों है ना, रंध्रों को, पत्तियों के रंध्रों को द्वार कोशिका द्वारा है ना, द्वार कोशिका द्वारा है ना, द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है, द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित, द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है, द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मेरे बच्चे हमने लिख दिया कि द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब बच्चों हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, अब सिर्फ एक चीज बच चुका है, वो बचा है बच्चों हमारा श्वसन तंत्र के बारे में सिर्फ पढ़ना है, यानी बच्चों नाक से लेकर के फेफड़ा तक को पढ़ना है। एक टॉपिक बच गया है, रहने दे मेरे बच्चे, एक टॉपिक रह गया है, रहने दे, बताओ यस और नो। हाँ बच्चों, क्योंकि वहां आपको फिगर बना करके हम सिखाएंगे, तो एक टॉपिक रह गया है तो रहने देते हैं, बस एक टॉपिक रह गया है। अगला क्लास में बच्चों चैप्टर उस टॉपिक को भी पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, सब कुछ खत्म, यानी एक क्लास अगला क्लास में खत्म मेरे बच्चे, खत्म हो जाएगा बस अगला क्लास में, है ना। तो पौधों में मुख्य रूप से गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। और पत्तियों में रंध्रों को कि ना, रंध्र को नियंत्रित कौन करते हैं, तो द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रण किया जाता है। मेरे विद्यार्थी जी अगले क्लास में ये समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी से। क्लास कैसा लगा सब लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में। और बच्चों एप्लीकेशन पर है ना, एप्लीकेशन पर जो जो बच्चे ज्वाइन हैं, ऐप पर जो बच्चे ज्वाइन हैं मेरे बच्चे, जो ऐप पर ज्वाइन हैं वो लोग एक क्लिक करेंगे, जो लोग नहीं ज्वाइन हैं वो लोग 2 क्लिक करेंगे। बताइए बच्चों कौन कौन से बच्चे ऐप पर ज्वाइन हैं, कौन कौन से बच्चे ऐप पर ज्वाइन है, बताइए कौन कौन से बच्चे ऐप पर ज्वाइन हैं। सर बहुत खतरनाक लगा, बहुत मस्त लगा, चलिए थैंक्स सर जी, सब लोग ज्वाइन हैं, है ना। चलिए तो मेरे विद्यार्थी जी हम अगले लेक्चर में इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है ना। देखिए अगला लेक्चर हम इसलिए ले रहे हैं, थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आज ही पढ़ा देते, थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा से आप लोग को समझाएंगे, मतलब पूरा बढ़िया से समझाना पड़ेगा बच्चों, बढ़िया से जा करके कैसे मतलब सांस लेने के बाद पूरा प्रोसेस आप लोग को फिगर के साथ सिखाना पड़ेगा। क्योंकि 2025 में जो पिछले साल एग्जाम पूछा था उसमें बच्चों हमारा जो फेफड़ा है, इसका जो श्वसन तंत्र है, इसका मेरे बच्चे फिगर भी पूछा है, तो फिगर भी आप लोग को पढ़ाएंगे, इसलिए अगला लेक्चर में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिएगा आज का क्लास कैसा लगा। अब अगला क्लास कितने बजे है आपको अच्छे से पता होगा कि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो अगला क्लास कितने बजे है बच्चों, बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है, तो नेक्स्ट क्लास है बच्चों, नेक्स्ट जो क्लास है वो कितने बजे है, तो 9:30 PM में है बच्चों। और क्लास क्या होने वाला है, सब कोई जुड़ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बच्चों समास, जिससे एग्जाम में बच्चों
कम से कम 3 क्वेश्चन, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना, आप चाहते हैं पूरा नंबर लाना बच्चों, तो 3 से 4 नंबर आएगा। समास में 9:30 बजे क्लास होगा। चैनल का नाम है दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस। क्या नाम है? दिशा हिंदी एंड कौन क्लासेस? दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस बच्चों। दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस चैनल का नाम है। आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे बच्चे अभी 9:30 बजे क्लास होने वाला है, मजा आएगा, यूट्यूब पर ही क्लास होगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना क्लास कैसा लगा। आपका कमेंट पढ़ के हमें बहुत एनर्जी मिलता है। बाय बच्चों, बाय सभी को, बाय।